एक सेकंड मेरे से मेरे से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, चेक तो मैं ठीक चेक है, कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रहेंगे। 2 मिनट रहेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है शेयर हो रही है आपको? हेलो? हेलो? यस सर। आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक। अब सब अपने अपने माइक माइक ऑफ कर लेना, ऑफ कर ठीक लेना। है। ठीक है, आज हम शुरू आज हम शुरू करेंगे करेंगे अपनी अपनी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट। ठीक, उसका नाम है नाम है इंडियाज इंडिया आर्ट आर्ट एंड एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में भी इसके बारे हम में भी हम वही चीज़ें वही पढ़ेंगे चीज़ें और पढ़ेंगे, उनको थोड़ा सा और उनको इलेबोरेट थोड़ा सा करके पढ़ेंगे, इलेबोरेट जो कि करके अभी पढ़ेंगे, हमने जो कि फर्स्ट अभी यूनिट हमने में फर्स्ट पढ़ते हुए यूनिट में आए पढ़ते हैं। हुए आए हैं। ठीक है ना? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, बहुत आ रही है। अब आ रही है अब आ रही है वॉइस? आवाज? थोड़ी स्लो आ रही है सर आज आपकी वॉइस। आप सर ने आज अब आ रही अब है? आ रही है? ठीक। अब आ रही है ठीक? यस सर। नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर एक मिनट। सही। हेलो? हेलो, सर। हेलो। ठीक है यस आवाज? सर। अब ठीक है आवाज? यस। यस सर। या सर सर। यस सर। ठीक। ठीक। ठीक है, तो अभी हमारी तो क्या है, अभी ये हमारी सेकंड क्या है, ये यूनिट स्टार्ट सेकंड करते हैं यूनिट आज स्टार्ट हम। कर रहे हैं आज ठीक, हम। इसका हमारा टॉपिक इसका क्या है हमारा टॉपिक सेकंड क्या यूनिट है का? सेकंड यूनिट का? इंडियन आर्ट एंड इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर। एंड ठीक है, आर्किटेक्चर। ठीक है ना? तो तो इसमें हम क्या इसमें हम पढ़ेंगे, क्या इंडिया पढ़ेंगे? के जो इंडिया आर्ट के और जो आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में आर्किटेक्चर के हम बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे। तो तो सेकंड सेकंड हमारा हमारा क्या है, अभी क्या है, हम वेलकम करेंगे पहले ये तो। मैंने ये मैंने ये खुद बनाया है, ये कैसे मैंने लिया नहीं है ये वाला। मैंने ये खुद बनाया है, ये कहीं से मैंने लिया नहीं है ये वाला। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मेरे को, ये बनाया है मैंने ये। ठीक, ठीक। तो आगे तो चलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम सबसे पढ़ेंगे पहले हम इंडिया पढ़ेंगे का कि इंडिया का आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर का कितना डाइवर्स कितना कल्चर डाइवर्स कल्चर है है ना? हमारा, है ना? इंडिया इज इंडिया नोन इज नोन फॉर इट्स फॉर डाइवर्स इट्स कल्चर, डाइवर्स कल्चर, एंशियंट एंशियंट ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन रिच एंड हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री, boast an boast an equality equality diverse diverse and एंड profound legacy प्रोफाउंड of लेगेसी art ऑफ and आर्ट एंड architecture। आर्किटेक्चर। इंडिया इंडिया का आपको सबको पता है हमारे कि यहाँ हमारे जितने भी यहाँ जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है हैं, ना, है जितने ना, भी जितने मंदिर भी हैं, मंदिर हैं, वो सभी क्या है, बहुत बहुत ही ही ज़्यादा ज़्यादा सालों पुराने पुराने हैं। हैं। ठीक, उनमें ठीक, से उनमें आप से कई आप सारे कई मंदिर जो सारे कि मंदिर अजंता जो कि एलोरा अजंता की एलोरा की जो गुफाएं हैं, गुफाएं हैं, है ना, है ना, तो वो तो सारी वो सारी जितने भी बने हुए हैं, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम के बने हुए हैं। कुछ तो कुछ ऐसे तो भी ऐसे हैं भी जो हैं कि जो कि जो बीसी बीसी, मैंने कल मैंने कल बताया था बताया आपको, था आपको, बिफोर बिफोर कॉमन कॉमन एरा, एरा, यानी कि यानी कि ईसा मसीह ईसा के मसीह जन्म के से जन्म से पूर्व, पूर्व, है ना, है ना, जो टाइम जो को टाइम बांटा को गया है बांटा वो गया है, कैसे वो में कैसे बांटा में गया है, बांटा गया है? बीसी और बीसी और एडी, एडी, यानी कि बीसी यानी बीसी यानी कि बिफोर बिफोर क्राइस्ट एरा क्राइस्ट या एरा फिर या फिर बिफोर बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा, और और एडी एडी जो जो कि कि हमारा हमारा ये ये जो चला आ रहा चला है आ रहा वन है, टू वन थ्री टू फोर थ्री और फोर, आज और हमारा आज दो हमारा हजार चौबीस। 2024। तो आप ये तो आप सोचिए ये कि सोचिए कि 2024 तो 2024 तो हमें हमें हो चुके हो हैं, चुके हैं, 2000 साल 2000 साल करीब हो करीब हो चुकी चुकी हैं, है ना, है ना? और और उससे भी उससे भी पहले की पहले की हमारी हमारी कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स हमें मॉन्यूमेंट्स हमें मिलती हैं मिलते हैं देखने के लिए, देखने जो के लिए, जो अजंता अजंता एलोरा की एलोरा की गुफाएं हैं, गुफाएं हैं। ये सब ये क्या सब है, ये क्या है, ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा पुराने हैं। पुराने हैं। तो ये तो क्या है ये क्या है हमारा, हमारा, क्या क्या दिखाता है हमारा, दिखाता है हमारा? एंशियंट एंशियंट ट्रेडिशन ट्रेडिशन दिखाता है, दिखाता है, कल्चर कल्चर दिखाता है दिखाता ना, है ना, कितनी कितनी हमारी रिच हमारी रिच हिस्ट्री थी, हिस्ट्री थी, ये सब ये सब दिखाता है। दिखाता है।
इसके बाद बोलते हैं हम फ्रॉम द ग्रैंड्योर ऑफ इट्स एंशियंट टेम्पल्स टू द इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप ऑफ इट्स मुगल पैलेसेस, India's art and architecture tells a story of innovation, spirituality, and the fusion of various influences over millennia. अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं हम कि एक तो बहुत ही बड़े बड़े आलीशान टेम्पल्स भी देखे हैं, है ना, उनकी क्राफ्टमैनशिप देखी है। जैसे आप साउथ में तिरुपति बालाजी मंदिर जाओ, कोणार्क सूर्य मंदिर जाओ, है ना, सोमनाथ मंदिर जाओ, इन पे जो कार्विंग हो रखी है, क्राफ्टमैनशिप हो रखी है ना, वो भी बहुत बहुत ही उत्तम दर्जे की है ना। और उसके साथ साथ आप मुगल के पैलेसेस देखिए, जो लाल किला है ना, आगरा का लाल किला था, तो उसमें अकबर रहता था, तो वो क्या था, उसका पैलेस था, रहने वाली जगह थी, ठीक। तो वो कितना विशाल बना हुआ है, आप एक बार में उसे देख भी नहीं सकते हो। आप अगर घूमने जाएं तो केवल आप उसके एक हिस्से को ही घूम पाएंगे, तो वो कितना बड़ा बना हुआ है आप खुद ही सोच सकते हैं। और उसके साथ क्या है, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेल्स ए स्टोरी ऑफ इनोवेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड द फ्यूजन ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस। यानी कि इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो क्या बताता है, हमें इनोवेशन दिखाता है। इनोवेशन यानी कि जैसे अलग अलग मूर्तिकार थे, जो भी आर्किटेक्ट लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी सोच, है ना, अपनी सोच अपनी मूर्तियों के और जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है ना, उनमें दिखाने की कोशिश करते थे। तो वो क्या है, इनोवेशन भी दिखाते थे। और फ्यूजन ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कितनी फ्यूजन, मतलब कई सारी सभ्यता इंडिया में आके बसी हैं। जैसे मुगल्स आए, है ना, पर्शियंस आए थे, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, और जो द्रविड़ थे, है ना, साउथ इंडियंस, ठीक। तो वो क्या थे, ये इन सब की आपको देखने को मिलती है। क्या मिलता है, फ्यूजन मिलता है अलग, यानी कि जो आदमी मुगल्स का है, यानी पर्शिया से जो आया है, वो क्या है, उसका जो काम करने का तरीका इंडियन से अलग होगा, लेकिन वो बना कहाँ पे रहा है, इंडिया में बना रहा है, इंडिया के लोगों के लिए बना रहा है। तो वो क्या करेगा कि अपनी जो सीखी हुई कारीगरी है, ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया की जो कारीगरी है ना, उन दोनों चीजों के मिला के वो चीजों को तैयार करेगा। यानी बिल्डिंग्स जो भी है, या फिर जो भी कोई मूर्ति है, उसमें वो क्या है, दोनों अपनी जो सभ्यता और उसकी सभ्यता और भारत की जो सभ्यता है ना, उन दोनों को मिला के एक प्रस्तुत करना चाहेगा कि एक हम कुछ भी बनाएं तो वो दोनों की सभ्यताओं को बताने का कोशिश करें। तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस, मतलब ये क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। यानी दो या दो से अधिक लोगों को, मतलब दो या अधिक सभ्यताओं को मिला के जो हमारा आर्किटेक्चर खड़ा किया गया है, वो क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है, ठीक। इसके बाद आते हैं, इंडियन आर्किटेक्चर हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंट्रीज आइडेंटिटी एंड कल्चर हेरिटेज। यानी कि आप, जैसे मैंने बताया है आपको कि जो ताजमहल है हमारा, है ना, तो विदेशों में क्या बोला जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर कोई अपने आपस में बात कर रहा है विदेश में, विदेशी, ठीक है, फॉरेनर, तो वो क्या बोलता है कि ताजमहल देखने जा रहे हैं, है ना, ताजमहल जा रहे हैं, तो यानी ऑब्वियसली कहाँ जा रहे हो आप, इंडिया जा रहे हो, ठीक। या फिर वो उसे देखने जाना है, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जा रहे हो, मुंबई जाओगे। मुंबई कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। तो ये क्या, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, इसकी, इंडिया की, आपके यहाँ ताजमहल है, आपके यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है, आपके यहाँ इंडिया गेट है, आपके यहाँ कुतुब मीनार है, आपके यहाँ लाल किला है। तो ये सारी क्या है, हमारी जो आर्किटेक्चर की आइडेंटिटी बनी है, ठीक। और इससे हमारा कल्चर भी हमारा दिखाने का कोशिश किया जाता है, जो कि हमारा कल्चर रहा है। मुगल्स आए, उनका कल्चर हमें दिखता है ताजमहल में, लाल किला में, कुतुब मीनार में, है ना, दिल्ली सल्तनत में बनी थी कुतुब मीनार, ठीक। और उसके बाद जो हमारी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और खजुराहो के मंदिर हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, ये सारे क्या है, ये हिंदू सभ्यताओं को दिखाने का काम करते हैं, ठीक। सांची स्तूप हो गया, अशोक के टाइम में बना हुआ, है ना, और सोमनाथ के मंदिर हो गए। तो ये क्या है, ये सारी हिंदू सभ्यताओं को बताने का काम करते हैं। और जो मुगल्स के बनाए हुए हैं ज्यादातर आर्किटेक्ट जो हैं, हमारे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो क्या है, मुगल्स पीरियड में ज्यादा बने थे। शाहजहां के टाइम को क्या कहा जाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है। इसी तरीके से जो मैंने पहले यूनिट में बताया था आपको कि जो गुप्त काल है ना, गुप्ता एम्पायर जो था, उसको भी क्या कहा जाता था कि उसके लिए, कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए, है ना, वो गोल्डन पीरियड था। उसके टाइम में ही आपको क्या मिलते हैं, कालिदास मिलते हैं, वो की लिटरेचर के लिए फेमस है अपनी, ठीक। और हमारे मैथमेटिशियंस, है ना, आर्यभट्ट,
है ना, वो सब लोग कहाँ उस समय के ही थे जिस समय गुप्ता पीरियड था। तो वो क्या थे, गुप्ता क्या थे, गुप्ता एम्पायर क्या था, हिंदू एक एम्पायर था, है ना। तो हर कोई अपने समय में उसने आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ाने का काम किया है। और वो क्यों किया है, ताकि हमारा नाम, मतलब हमारा इन द सेंस उनका नाम इतिहास में दर्ज हो सके। उन्हें भी पता है कि भाई समय आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग हमें याद रख सके, इसलिए ये इतने बड़े बड़े महल बनाए गए थे, है ना। अलग से जो बनाए गए हैं महल जिसमें कोई नहीं रह रहा है, जैसे अब ताजमहल बनाया है ना, हुमायूं टॉम्ब है, अकबर टॉम्ब है, तो मैंने बताया आपको मरियम टॉम्ब है जो कि जोधाबाई का मकबरा है, ठीक। तो उसे इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी, खबरें तो वैसे भी होती हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्यों बनाया, ताकि लोग उसे विजिट करें, है ना। वो एक टूरिस्ट, मतलब उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि ये टूरिस्ट प्लेस बनेगा, लेकिन ये था कि उनका नाम इतिहास में आ जाए। इससे उनका क्या दिखता था, कल्चर दिखता था, है ना, जो उनके ट्रेडिशंस होते थे वो उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। उसपे उन्होंने एक लिखी हुई जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, वो सब लिख के उन्होंने लगाया वहाँ पे, ताकि पता चले कि ये किस चीज के लिए है, किस लिए बनाया गया है, कितना इसमें एफर्ट लगा है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक। और जो मुगल मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर है, ये क्या करती है, हमें इंस्पायर करती है, लोगों को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कैप्टिव बनाती है, यानी कि देखने के लिए उत्सुक बनाती है ना। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा दीज टाइमलेस क्रिएशंस। These timeless creations serves as a testament to the creativity, spirituality, cultural richness of India, making it a land of architectural marvel and artistic wonder। यानी कि ये जितने भी क्रिएशन जिनका भी मैंने अभी नाम लिया है ना, ये क्या है, हमारी क्या दिखाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं। अब जैसे आप देखो कुतुब मीनार है ना, उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे कि एक पिलर के ऊपर दूसरा पिलर बना हुआ है, और वो क्या होता गया, नैरो होता गया है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक अलग तरीके की आर्किटेक्चर था जो कि आज तक शायद मैंने तो नहीं देखा कहीं और, है ना। या तो बनती है बिल्डिंग, अगर कोई बना रहा है, पिलर बना रहा है तो सीधा सीधा बनेगा, लेकिन क्या है, उसमें जो ओरिजिनल उनका प्लान था बनाने का कुतुब मीनार को, वो तो और भी ऊंचा बनाने का था। लेकिन क्या हुआ कि कुतुब मीनार बनवाने का शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था, उसकी हो गई मौत, है ना, उसकी मृत्यु हो गई। तो उस काम को किसने आगे बढ़ाया, इल्तुतमिश ने, जो उसका सेवक था, स्लेव था उसका। तो इल्तुतमिश ने बढ़ाया काम। अब काम बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ इल्तुतमिश भी हटा, ठीक। तो भाई उसका वो सेवक था, इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेवक, तो उसने उसके लिए काम को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके जो आगे आने वाले राजा थे, इल्तुतमिश के आगे आने वाले राजा, उन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़वाया, है ना। तो जो ओरिजिनल प्लान था, जो कि और भी ऊंची बिल्डिंग बनाने का था, वो उतना ही रह गया, 5 स्टोरी तक केवल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुतुब मीनार की थोड़ी सी इन्फो आपके लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं, है ना। हिस्टोरिकल रूट्स क्या हैं, जैसे इंडिया की आर्ट और आर्किटेक्चर है, वो क्या है, बहुत ही हजारों साल पुरानी है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2024 तो अभी चल रही है ना। उससे पहले क्या था, हमारा वैदिक काल भी था, मतलब ये जो हमारा 1st सेंचुरी शुरू हुई, उससे पहले क्या थे, हमारे मौर्यंस थे, है ना। मौर्यन से भी पहले और अब सभ्यताएं थी, है ना। जो बुद्ध थे वो उनसे पहले थे, मौर्यन से, है ना। जैनिज्म पहले था, और हिंदुइज्म तो सबसे पहले शुरू हुआ था वैदिक काल में, है ना। तो वैदिक काल कब से शुरू हुआ था, 1500 ईस्वी से बीसी से शुरू हुआ था, बिफोर कॉमन एरा 1500 बीसी से शुरू हो गया था। तो वैदिक काल से हमारा क्या हुआ था शुरू, हिंदुइज्म का शुरुआत हुई थी, एक तरीके से यही बोला जाता है। क्यों वैदिक काल को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी टाइम में संस्कृत, है ना, और ऋग्वेद, इन दोनों का ही काम किसमें शुरू हुआ था, वैदिक पीरियड में हुआ था। तो क्या है, जो हमारा इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर है, वो क्या है, बहुत ही हजारों साल पुराना है। इट इन्फ्लुएंसेस वेरियस डायनेस्टीज, एम्पायर एंड कल्चर्स दैट हैव रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट। और ये जो हमारा हिस्टोरिकल वो आर्किटेक्चर था हमारा इंडिया का, वो किसे इन्फ्लुएंस करता है, जो अलग अलग यहाँ पे रियासतें बनी, है ना, जिन जिनने रूल किया इंडिया को, उनके लिए क्या बना, ये इन्फ्लुएंस करने वाली चीज बनी। यहाँ पे इस तरीके के मंदिर हैं, इस तरीके के महल बने हुए, क्योंकि मैंने बताया था कि मौर्यंस और गुप्ता पीरियड के जो महल बने हुए थे, उनके लिए क्या लिखा था मेगास्थनीज और फाहियान ने,
कि ये देवों के द्वारा बनाए गए महल हैं, इतने आकर्षक थे, है ना। तो उसको जिसने भी यहाँ पे इंडिया में रूल किया उसके लिए क्या किया, इन्फ्लुएंस का काम किया, है ना। जितने भी एम्पायर बने, जितने भी डायनेस्टीज आई, उन सबको कहते हैं इन्फ्लुएंस करने का काम किया। नियरली द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कैन बी फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर वेल प्लान सिटीज विद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम वर कंस्ट्रक्टेड। यानी कि जो हमारा क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो क्या थी, सबसे ज्यादा प्लान सिटी माने पाए जाते हैं वहाँ पे, है ना। वहाँ पे क्या मिलता है आपको, एक तो कच्ची सड़कें नहीं मिलती वहाँ पे, पक्की ईंटों की सड़कें मिलती हैं आपको। उसके बाद पक्के घर मिलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिलता है ना। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाती हैं। तो वो कितना है हमारा, 2500 BCE से शुरू होके 1750 BCE तक का टाइम जो पीरियड है, वो क्या है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो उसमें क्या है हमारा दिखाई देता है, हिस्टोरिकल रूप दिखाई देते हैं हमारे। तो इसके बाद आया था द रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट केव्स इन एट अजंता एंड एलोरा व्हिच डेट्स बैक टू द 2nd century BC, showcase the artistry and religious favor of the time। यानी कि जो आप अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो किस तरीके से बनाई गई हैं, एक किसी बड़ी सी चट्टान को काट के बनाई गई है ना। तो क्या होता है, उसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसको किसी अलग से पत्थर को काट के वहां पे चिपकाया नहीं गया है। पहले मूर्ति बनाई फिर उसको वहां पे लगा दिया, ऐसा नहीं किया गया है। उस शिला के अंदर वो जो एक पूरा पत्थर था, बड़ा सा जो गुफा थी, है ना, उसी के अंदर उन जो मूर्तियां बनाई हुई हैं उनके अंदर ही बनाया गया है उन्हें, जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं छेनी और हथौड़े के थ्रू। तो आप ये सोचिए कि कितनी ज्यादा मेहनत से बनाया गया होगा उन चीजों को। अब पहले के जमाने में कोई लाइट बल्ब तो थे नहीं, है ना, ना आपके पास कोई और भी सुरक्षा के इक्विपमेंट थे, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि गुफा के अंदर, है ना, उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी, इतने अच्छे अच्छे, मतलब ये भी नहीं केवल कि वो केवल मूर्तियां बना दी और उनका काम हो गया, है ना। उनके साथ साथ उन्होंने क्या बनाया कि उनको इतनी फाइनली बनाया है कि आदमी आज भी देखने वाला देखता रह जाता है कि ये एक मार्वल है ना। मार्वल मतलब अचंभित करने वाली चीज है बिल्कुल, ये अंदर बनाई कैसे, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी अजंता एलोरा की, जो कि कब बनी थी हमारी, 2nd century BC, यानी कि बिफोर कॉमन एरा 2nd century, है ना। और ये क्या दिखाता है, हमारा उस टाइम का आर्टिस्ट्री दिखाता है, यानी कितने हमारे जो आर्टिस्ट थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो कितने निपुण थे, है ना, कितने एकदम, ये मानिए आप कितने एक्सपर्ट थे वो, कि उन्होंने कम रोशनी में बनाए होंगे। ऑब्वियसली जब भाई आप ये सोचो, एक मशाल लेके चलते होंगे ज्यादा से ज्यादा, चलो बहुत सारी कैंडल्स जला ली, है ना, मशाल जला दी, लेकिन उससे भी उतना उजीता नहीं होता है, उतना उजाला नहीं होता है, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छे जो क्राफ्टमैनशिप चाहिए होती है, उसके लिए क्या चाहिए होती है, आपको प्रॉपर लाइट चाहिए होती है ना। उसमें आपका हाथ इधर से उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने ये चीज करके दिखा दी उस समय, वो भी बिफोर कॉमन एरा 2nd century। तो ये एक बहुत बड़ा मार्वल है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम हमारे टेम्पल्स की ओर। हमारा जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है, सॉरी, हाँ, तो ये क्या आ जाता है, हमारा जो टेम्पल्स होते हैं हमारे इंडिया में, 2 तरीके के टेम्पल्स देखे गए हैं। एक होता है हमारा नागर शैली का टेम्पल और एक होता है हमारा द्रविड़ शैली का। ये आप नीचे देख पा रहे हैं, जो हमारे नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल हैं हमारे नागर शैली वाले, उसमें देखिए पहले क्या होती हैं, हमारे सीढ़ियाँ बनी हुई है। हेलो, हाँ जी। तो सबसे पहले देखिए आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा मंडप आ जाते हैं। मंडप यानी कि यहाँ पे पैसेज है एक तरीके से, वो है ना। फिर उसके बाद आ जाता है अंदर हमारा आ जाता है गर्भगृह। ये क्या है, हमारी नागर शैली का है, तो गर्भगृह आ जाता है। इसके ऊपर क्या होती है, एक अमरकंटका होती है, जो सबसे ऊपर जो चोटी है देख पा रहे हैं आप नागर शैली में, वो क्या है, एक अमरकंटका बोला जाता है उसे। और उसका जो शेप है कैसा है, गोलाकार में, परवलयकार, यानी कि इलिप्टिकल है। ठीक, और फिर आप देखोगे कि जो ये द्रविड़ शैली का है, साउदर्न स्टाइल शैली है, उसमें क्या है, पहले एक होता है, सबसे पहले एक द्वार बनाया जाता है उसमें। ठीक, जो भी द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे आपको, उनमें सब में आपको क्या मिलेगा, पहले एक द्वार मिलेगा, है ना, एंट्री होती है, उसके बाद शुरू होगा पैसेज। ठीक, पैसेज शुरू होने के बाद मतलब काफी लंबा पैसेज बनेगा द्वार के बाद, फिर उसके बाद आपकी सीढ़ियाँ शुरू होंगी, स्टेयर शुरू होंगे,
फिर उसके बाद मंडपम आएगा, यानी कि मंडप जो ही पैसेज होता है मंदिर के अंदर का पैसेज, ठीक। फिर उसमें एक गर्भगृह होगा और ऊपर होगा, सबसे ऊपर एक छोटी नुमा आकृति बनाई जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कोनिकल होता है थोड़ा सा, है ना, जैसे कोन का शेप होता है ना, उस तरीके का शेप होता है हमारे द्रविड़ शैली में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या बताते हैं, हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट डिजाइन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, ठीक। यानी कि जो इनकी इंट्रिकेट डिजाइन को क्या बोलते हैं, जैसे कि जो उसके ऊपर इन लोगों ने कारीगरी करी है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो पत्थर के बने हुए हैं हमारे मंदिर द्रविड़ शैली के, नागर शैली के, तो उनपे क्या है, उस पे आकृति भी बनाई गई है, केवल पत्थर नहीं लगा दिए गए हैं, है ना। तो ये चीजें क्या, ये क्या होती है, हमारी इंट्रिकेट डिजाइन होती है जो कि कार्विंग करके बनाई जाती हैं, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे ओम बना दिया, है ना। वैष्णविज्म, और कल हमने शैविज्म पढ़ा, वैष्णविज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, तो उनके क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जो मैंने बौद्ध धर्म में 5 सिंबल दिखाए थे आपको, है ना। तो एक व्हील था, है ना। तो ये सारे, बोधि वृक्ष था, लोटस था, तो ये क्या होते हैं, हमारे सिंबल्स होते हैं, किसके, स्पिरिचुअलिटी के सिंबल, ठीक। और नागर शैली और द्रविड़ शैली होती है हमारी 2 तरीके की टेम्पल आर्किटेक्चर होता है। जो द टेम्पल्स इन खजुराहो एंड कोणार्क एग्जाम्पलीफाई द एक्सिक्यूट ब्यूटी एंड इंट्रिकेट कार्विंग, while the temples of Belur and Helbid in Karnataka are renowned for their intricate detailing and craftsmanship, ठीक है। ये खजुराहो और कोणार्क के मंदिर दिखाते हैं जिसमें कि आपकी कार्विंग करी गई है। मैंने जो बताया ना, गुफा के अंदर छेनी और हथौड़े का यूज करके उन्होंने उस शिला पे बनाई गई है वो मूर्ति, कहीं से लाके चिपकाई नहीं गई है, ठीक है। तो ये क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो की जो गुफाएं हैं, मंदिर हैं, वो क्या है, इंट्रिकेट कार्विंग के द्वारा बनाई गई है। और बेलूर का जो मंदिर है, हेलबिट का मंदिर जो है कर्नाटक के, वो क्या है, इंट्रिकेट डिटेलिंग है, यानी कि एक तरीके से उनको बना के फिर वहां पे लगाया गया अलग से, जब मंदिर बनाया गया है ना। तो ये 2 चीजों में अंतर है एक तरीके से। इसके बाद आ जाता है हमारा मुगल इन्फ्लुएंस, है ना। इंडियन आर्किटेक्चर पे मुगलों का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे आपको नीचे ताजमहल दिख रहा है ना, तो मुगल्स का एक तरीके से लैंडमार्क है कि मुगलों ने सबसे क्या बनाया। कोई भी पूछता है तो आप सीधे बताओगे, कुछ नहीं याद आ रहा होगा तो आपको ताजमहल तो याद आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो मुगलों का क्या इन्फ्लुएंस रहा हमारे आर्किटेक्चर में, कल्चर में। देखो, मुगल एरा इज ऑफन कंसिडर ए गोल्डन पीरियड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्टैंड्स एज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ लव एंड आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर, यानी कि जो हमारा मुगल काल है उसको क्या कहते हैं, इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है। जैसा मैंने बताया था आपको कि शाहजहां जो था उसने सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया, है ना। ऐसी बात नहीं थी कि अकबर ने नहीं कराया या औरंगजेब ने नहीं कराया, नहीं कराया, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो चीजें हैं, है ना, वो क्या है, शाहजहां के टाइम में बनी हुई है। जैसे दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। जो ये ताजमहल बना हुआ है वो भी आपको पता है सबको कि शाहजहां ने बनवाया है ना। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस चीज है। और मेनली इस शासन काल को कहा गया, मुगलों में भी शासन काल थे अलग अलग, तो उसमें मेनली जो शाहजहां का शासन काल था उसको गोल्डन पीरियड कहा गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मुगल आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल, इंटीग्रेट कैलीग्राफी एंड जियोमेट्रिक पैटर्न, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी महल और उनके जो पैलेसेस बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, रेड स्टोन के बने हुए हैं, यानी कि लाल बलुआ पत्थर, उसको हिंदी में बोलते हैं। रेड स्टोन को क्या बोलते हैं, लाल बलुआ पत्थर होता है वो, ठीक है ना। और ये देखिए आप, वो पत्थरों का बना हुआ है और अभी तक ऐसा का ऐसा बना हुआ है। मुगल हमारे यहाँ कब आए थे, 1526 में बाबर ने शुरुआत करी थी, है ना, मुगल एम्पायर की। तो उसके बाद से चलो कम से कम 50 साल बाद आप मान लो, है ना। लेकिन उसके बाद ये मानो आप 1526 के 50 साल बाद भी, यानी कि करीब करीब 1580 में ये सारी चीजें बन गई थी। 1580 से लेके आज हो गई है 2024, करीब करीब 500 साल हो गई, है ना। और ये सारी चीजें ऐसे टेस्ट खड़ी हैं आज भी, है ना। ना तो कभी कोई दरार आई,
ना कोई इसमें से कोई पत्थर निकल के गिरा, मतलब पत्थर तो गिरते रहते हैं, वो क्या होते हैं रेलिंग वगैरह के जो होते हैं पत्थर वो गिर जाते हैं, लेकिन नीचे जो बीम है जहाँ से शुरुआत होती है नीचे से, वहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आई है ना, जिससे आपको ये लगे कि ये चीज इतनी पुरानी है, 400-500 साल पुरानी स्ट्रक्चर है तो इसमें कोई खतरा है हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन है ना, तो ये क्या दिखाता है, उनकी आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ दिखाता है कि उनके पास कितनी समझ थी उस समय के हिसाब से भी। अब आप ये देखिए जो ताजमहल बना हुआ है ना, तो उसमें जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे पे ही क्यों बनाया है ना, ये आप लोगों ने कभी सोचा? हाँ जी, चलिए। तो जो हमारा ताजमहल है वो यमुना के किनारे पे ही क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि जो हमारी जो उसकी बीम है ना, नींव है जो ताजमहल की, वो यमुना के पानी से स्ट्रेंथन होती है ना। जैसे जैसे यमुना का पानी कम होता जा रहा है, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं, वो लोग ये बताते हैं कि जो ताजमहल की नींव है ना वो कमजोर होती जा रही है। क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि यमुना का पानी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज इसीलिए बनाई गई। सनी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। तो जो उस समय का आर्किटेक्ट था उसने ये चीज सोची कि जो मैं बना रहा हूँ वो कम से कम 500-1000 साल चले, है ना। इसीलिए तो यही सोच के बनाया होगा उसने, ऐसा तो नहीं सोचा हो कि अभी बना दे रहा हूँ 10 साल बाद गिर जाए मुझे क्या करना, ठीक। तो उसने ये चीज सोची कि जो ऐसी चीज बनाओ जिससे कि उसकी नींव मजबूत रहे। अगर नींव मजबूत रहेगी तो वो हमारा ऑब्वियसली आगे तक चलेगा, है ना। आपका जो घर है अगर उसकी नींव मजबूत रहेगी, जिसमें कि अगर भूकंप आता है या फिर कोई भी और भी कोई आपदा हो जाती है तो, लेकिन आपकी अगर नींव मजबूत होगी तो वो आपका घर कितना रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो जाएगी तो आप ये मानिए कि अगले 10 साल में भी गिर सकता है वो। आपने देखे होंगे कई सारे घर हैं जो कि हमारे 50 साल पुराने हो गए, 30 साल पुराने हो गए, 20 साल पुराने हो गए, है ना। हल्का फुल्का सा बारिश होती है गिर जाते हैं, है ना। थोड़े से भूकंप आया गिर गए। तो ये क्या है, आपकी नींव कमजोर है उस घर की, है ना। जो उसका आर्किटेक्ट था जिसने भी बनाया वो घर, उसने कमी छोड़ी वहां पे, है ना। लेकिन ये देखिए ये इतने सारे जो मॉन्यूमेंट्स खड़े हुए हैं, है ना, मंदिर खड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ये अभी तक 400-500-1000 साल से खड़े हुए हैं, इनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारी क्या बताता है, जो हमारा जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था जो हमारा इंडिया का, वो इतना मजबूत था कि आज तक हमारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, हमारे लिए बनी हुई हैं, जो कि हमारा क्या दिखाता है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जितना भी हमारा आर्किटेक्चर है इंडिया का, वो हमारा क्या दिखाता है, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए वो आर्किटेक्चर को अभी तक संभाल के रखा गया है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं उनको भी ये चीजें पता लग सके कि हमारा जो ट्रेडिशंस थे, हमारे जो कल्चर था वो कितना अच्छा था, है ना, कितना डाइवर्स था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि मुगलों ने क्या क्या चीजों का यूज किया था, व्हाइट मार्बल, सैंडस्टोन और इंटीग्रेट कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अब आप ये देखिए ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की बात आ रही है, उस समय में ज्योमेट्री का यूज करके बनाई जा रही थी चीजें, है ना। तो आप ये सोचिए कि आज भी आर्किटेक्ट जो होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते चीजों पे, लेकिन उस समय के जो आर्किटेक्ट थे वो इन चीजों का ध्यान देते थे कि कितने एंगल पे एक चीज खड़ी होनी चाहिए, तब वो स्ट्रेंथ में ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। जैसे जो ताजमहल है, ताजमहल के 4 पिलर बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट देते हैं ताजमहल को, है ना, स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बनाए गए हैं, ना कि इसलिए कि वो बहुत अच्छा लग रहा था उससे, है ना। और आप सामने से देखो आपको चारों पिलर दिखाई देंगे, है ना। आप सामने से देखोगे तो चारों पिलर दिखाई देते हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक लाइन में है बिल्कुल, आपको इतना सा भी उसमें एंगल में अंतर नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, आप जैसे ताजमहल में एंटर कर रहे हो तो जो एक गेट है भी, मतलब जहाँ से एंट्री पॉइंट है, तो वो आप देखोगे तो आप जैसे ही उस गेट के सामने आओगे केवल तभी आपको दिखने लग जाएगा ताजमहल, है ना। ये बहुत मतलब सोच समझ के बनाई गई चीज है कि आप केवल उसके सामने खड़े हो जाओ और आपको पूरा ताजमहल दिखाई देगा। ये नहीं कि कोई सा एक हिस्सा आपका बच जाए, पूरे चारों उसके जो स्तंभ बने हुए हैं, 4 पिलर जो बने हुए हैं वो पूरा ताजमहल, ठीक है। तो ये क्या बताता है, हमारे जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे उसका कितना अच्छे तरीके से यूज किया गया था उस समय। इंटीग्रेट कैलीग्राफी यानी कि जो आप जाओगे ताजमहल देखने या फिर लाल किला देखने या फिर जामा मस्जिद देखने, तो वहाँ पे क्या होती है, एक आपको डिजाइन्स मिलती है देखने को अलग अलग तरीके की, है ना। उसे क्या कहेंगे, कैलीग्राफी बोला जाएगा,
ठीक, जो कि बनाई जाती हैं आज के टाइम में। जैसे कोई रेलिंग गिर जाती है, अखबार में खबर आती है, आप देखते होंगे कि कोई रेलिंग गिर गई ताजमहल की, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सरकार दोबारा से कहते हैं आपको यही चीज का यूज करके, यानी कि व्हाइट मार्बल जो है ना, व्हाइट मार्बल नहीं है वो, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, संगमरमर बोला जाता है। मार्बल तो बहुत तरीके की आती हैं, है ना, वो काली सी भी होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी भी होती है, कमजोर भी होती है, लेकिन जो संगमरमर होती है ना, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की मार्बल होती है। ठीक, उसी से हमारा ताजमहल बना हुआ है। तो वो क्यों नहीं इसलिए बनाई गई है वो चीज, क्योंकि वो जल्दी उसमें पीलापन या फिर वो जल्दी खराब नहीं होती है, वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इसलिए उस चीज का यूज किया गया है। ये मतलब इस चीज की भी समझ थी उन लोगों को कि कौन सी चीज का यूज करना चाहिए हमें ताकि वो लंबे समय तक चल सके। ठीक, other significant monuments like Red Fort in Delhi, Jama Masjid also exhibit the grandeur of Mughal architecture. जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली का, है ना, जामा मस्जिद है, और जो हुमायूं का मकबरा है ना, हुमायूं टॉम, और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि आप देखोगे कि जो मुगलों ने बनाई हैं वो आपको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे बनी हुई दिखाई देंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या दिखाता है कि मुगलों का जो आर्किटेक्चर था वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंसिव था इंडियन कल्चर और उसके लिए, ट्रेडिशन के लिए। ठीक, उसके बाद आते हैं हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में तो क्या बोलेंगे, यानी कि इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का जो मिक्सचर था उसको क्या बोला गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जैसे हमारी जो कुतुब मीनार है, जो मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने किस चीज की शुरुआत करी थी, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, है ना। तो स्लेव डायनेस्टी की जब शुरुआत हुई 1200 में, तो वो कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे, पर्शिया यानी फारस, और जो कि हमारा होता है मिडिल ईस्ट में, है ना, जैसे इराक, ईरान जो जगह है ना, वो क्या थी उस समय, क्या बोला जाता था उन्हें, पर्शिया बोला जाता था। ठीक, तो ये सारी जो वो लोग आए यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, कब्जा कर लिया, अपना सल्तनत बना दी पूरी, है ना, यहाँ पे राज करने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से स्ट्रक्चर करवाना शुरू किया, है ना। जो हमारी कुतुब मीनार है वो इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जो उसकी हाइट है, उसका जो डिजाइन्स हैं, है ना, ये क्या दिखाता है, हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्लेंड दिखाता है, फ्यूजन दिखाता है। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, ये क्या करते थे, इंडो इस्लामिक क्या करते थे, जो कि जो भी स्ट्रक्चर बनता था, है ना। अब देखो मुगल्स भी क्या थे, मिडिल ईस्ट से ही आए थे, वहीं इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये लोग वहीं से आए थे, ठीक है। तो इनका भी क्या था, इस्लाम धर्म था। तो इनके जो भी आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें क्या मिलेगा आपको, डोम्स मिलेंगे, है ना। डोम्स मतलब जो कि एक गुंबद बनते हैं, है ना। ये सब चीजें आपको मिलेगी, मिनी आर्ट्स, है ना, और मॉस्क, है ना, ये सब बनते हैं जो क्या होती है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर बोला जाएगा। जो भी आपको बने हुए दिखेंगे मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में, है ना, और जितने भी हमारे मुस्लिम रूलर रहे उन्होंने क्या किया था, जितने भी आर्किटेक्ट मतलब अपने स्ट्रक्चर बनवाए थे, मॉन्यूमेंट बनवाए थे, आप उनमें क्या देखोगे, एक डोम देखोगे, आर्चेस देखोगे, है ना, छोटी छोटी कैलीग्राफी करके उन्होंने क्या बनाई है वहाँ पे, डिजाइन लगवाई हैं। तो ये सारी चीजें किस में दिखाई जाती हैं, आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में दिखाने का कोशिश किया जाता है। अब जैसे ये बादशाही मॉस्क है, यानी कि बादशाही मस्जिद है लाहौर में, पाकिस्तान में इस समय, तो वो भी एक तरीके का एक एग्जाम्पल है हमारा कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। देखो उस समय क्या था, पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, ठीक, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा इंडिया के अंदर ही आता था। ठीक, तो इतने बड़े हिस्से में जितनी भी आपकी राज करता था कोई, तो वो कहीं पे भी बना सकता था। अब ये जो बनाई है बादशाही मॉस्क बनाई गई है, यानी बादशाही मस्जिद तो बनाई गई है, वो कहाँ की है, लाहौर की है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, जैसे जामा मस्जिद है इंडिया में फेमस, उस तरीके से लाहौर की ये बादशाही जो मॉस्क है वो वहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो ये क्या दिखाती है, हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्या है, प्रायद्वीप होता है सब कॉन्टिनेंट मतलब। ठीक, तो वो उसके ऊपर जो हमारा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान, वो सॉरी इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ये दिखाया जाता है इसमें। ठीक, इसके बाद क्या आ जाता है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर। ये क्या होता है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, कॉलोनियल्स क्या होती हैं, जब वो आए थे हमारे फ्रेंच आए थे लोग, ठीक, सबसे पहले कौन आए, हमारे आए डच, ठीक, पोर्टुगीज आए,
हमारा कोलंबस कहाँ से आया था, किसी को पता है? चलिए ठीक, तो कोलंबस आया पुर्तगाल से, ठीक। वो अपने संग क्या ले गया, मसाले ले गया बहुत सारे, और यहाँ पे व्यापार करना शुरू हो गया। उसके बाद इंडिया में पता चल गया कि एक जगह है कोई इंडिया, और वहाँ पे क्या है, मसाले मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के स्पाइसेस मिलते हैं। उन्हें क्या बोला गया कि पहले क्या होता था, गोल्ड की खोज में रहता था हर कोई, कि गोल्ड मिल जाए, सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए, ठीक। कोलंबस ने क्या खोजा, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड मतलब यही हमारे जो मसाले थे। काली मिर्च। है ना, जो मसाले थे वो मोस्टली कैसे होते हैं, डार्क कलर में होते हैं, है ना, काले कलर में या फिर ज्यादा गहरे लाल रंग में, है ना। इसी तरीके जो काली मिर्च थी हमारी, है ना, जो लौंग होती है, काली मिर्च होती है, इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, क्या होते हैं, डार्क कलर्स में होते हैं। तो इन्हें क्या बोला गया, ब्लैक गोल्ड, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोला गया। तो ये क्या थे, इन लोगों ने क्या किया, व्यापार करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब से जैसे व्यापार करना शुरू किया, इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा देश है ना, इसमें अगर हम अपना व्यापार हर जगह करना चाहें तो हमारे लिए ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुसना शुरू किया। पहले क्या करते थे, पोर्ट्स के थ्रू केवल, जो जैसे कोच्चि था, कालीकट था, सबसे पहले जो हमारा कोलंबस लैंड कहाँ हुआ था, कालीकट बंदरगाह पे हुआ था, ठीक है। तो ये इन्हीं जगहों से पहले व्यापार होता था केवल, कि कालीकट पहुंचे, कालीकट से सामान उठाया, वहां पे पेमेंट किया और चल गए, ठीक। लेकिन क्या किया उन्होंने, ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा देश है, तो इसमें तो और भी तरीके की चीजें होंगी, जैसे टेक्सटाइल है हमारा, है ना, जो हमारे कपड़े हैं, ठीक। उसके बाद और भी जैसे चीजें होती हैं, जैसे हमारे गोल्ड की जो आर्टिफैक्ट्स थे, है ना, गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स हो गए, जो इंडिया में तो भाई बहुत था सोना, है ना, हीरे मोती राजा महाराजा पहन के चलते थे। तो उन्हें जो विदेशी थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने ये देखा कि भाई इन लोगों पे तो इतना सारा पैसा है कि इन पे तो अगर हम व्यापार करना शुरू करें तो हमें तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि भाई जिसके पास पैसा होता है तो वो चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है ना। वो क्या करता है, अच्छा ठीक है ये भी ले लो, अच्छा ठीक है ये इतने की डील हो रही है, कोई बात नहीं, हमें तो फायदा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। तो उन लोगों ने ये चीज देखी कि इंडिया के लोगों पे क्या है, बहुत सारा पैसा है, खेती है ना, सबके पास जमीन है, फसल अच्छी है, खाने पीने की चीजें अच्छी है ना, और क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल अच्छा है इनका, कपड़ा जो हमारा साउथ में तो हमेशा से सिल्क रहा है ना, सिल्क था यहाँ पे, कॉटन था बहुत अच्छा, है ना, महाराष्ट्र के रीजन में बहुत अच्छा कॉटन उगाई होती है उसकी, है ना, खेती होती है कॉटन की पूरी तरीके से महाराष्ट्र में, ठीक। तो ये क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखी, जितनी भी कॉलोनीज आई, मतलब फ्रेंच आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, ब्रिटिश आए, ये इन्होंने क्या देखा, अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है कि यहाँ पे व्यापार के बहुत सारे साधन है करने के लिए। तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया पहले तो, कि हम पहले तो बिजनेस सेटअप करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने परमिशन ली, जो वहाँ के राजा थे, उस पर्टिकुलर प्लेस के जहाँ से वो करना चाहते थे ट्रेड, वहाँ के उस राजा से क्या किया, एक वो ली परमिशन, कि हम इस इतने क्षेत्र में, आपके इतने क्षेत्र में हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और उससे लोगों को रोजगार देंगे और व्यापार भी करेंगे। तो राजा को ये बहुत अच्छा लगा कि भाई ठीक है, ये तो हमारे लोगों को रोजगार देना चाह रहा है, तो उन्होंने परमिशन दे दी। इसी तरीके से 1600 में जब जहांगीर राजा था मुगल्स का, तो उस समय आए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, है ना, एम्बेसडर, यानी कि राजदूत जो होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने परमिशन मांगी कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं और सूरत में, मद्रास में हम अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दी ठीक है चलो कोई बात नहीं, व्यापार करोगे कोई बात नहीं। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फिर कहाँ पहुंचे ये लोग, कोलकाता। उन्होंने कहा कि कोलकाता से हमारा रूट अच्छा पड़ता है तो हम कोलकाता में भी लगाएंगे एक। उन्होंने कह दी चलो ठीक है, अभी सूरत में, मद्रास में तो हुई, काम अच्छा चल रहा है, तो कोलकाता में भी कह दी कि चलो कोलकाता में भी लगा लो। अब जैसे ये लोग कोलकाता पहुंचे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया फिर वहां पे। अब अधिकार जमाते जमाते इन्होंने पहले कोलकाता को किया कब्जे में, मीर कासिम और मीर जाफर के साथ धोखा करके वहां पे बंगाल को हड़प लिया, ठीक। बंगाल को हड़पने के बाद फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इन्होंने अवध को लूटा, यानी बिहार वाला क्षेत्र जो था, बिहार उड़ीसा वाला, है ना। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी जड़ें जमा ली और फिर आपको सब पता ही है कि क्या हुआ, आंदोलन हुए, है ना, ये सब चीजें।
तो इसके बाद ये क्या है, ये हमारा कॉलोनियल आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। अभी तो ये हमने हिस्ट्री पढ़ ली हमने इनकी, ठीक है। अब क्या है, जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है उसमें सबसे ज्यादा आप क्या देखोगे, ब्रिटिशर्स का देखोगे। जो उनका आर्किटेक्चर स्टाइल था, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है इंडिया में, ब्रिटिशर्स का मिलता है। जो कि पहला कौन सा आप देखोगे, विक्टोरिया मेमोरियल, है ना, कोलकाता में। मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में दिखाया भी है, विक्टोरिया मेमोरियल पूरा व्हाइट बना हुआ है ना, कोलकाता का। और एक हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया था कि जो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था, है ना, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का राजा था, वो इंडिया आ रहा था। तो इसके लिए सम्मान के लिए जो आ रहा था, उसके सम्मान के लिए जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी वेस्टर्न आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है हमारे इंडियन क्राफ्टमैनशिप में, ठीक है ना। तो आप देखोगे वहां पे जाके उनकी डिटेलिंग देखोगे, वो अलग तरीके की होगी बिल्कुल, है ना। पैलेसेस जो आप लंदन में देखोगे उससे काफी मेल खाता होगा हमारा विक्टोरिया पैलेस जो कोलकाता का है ना। ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसके बाद क्या आ जाता है हमारा कॉलोनियल आर्किटेक्चर हो गया। हाँ, और जैसे कुछ चीजें रह गई, जैसे गोवा में है अभी भी, क्या आप देखोगे पोर्टुगीज स्टाइल के आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वहाँ पे गोवा में। फ्रेंच लोग जो थे, है ना, उनका मिलता है देखने को। क्यों? क्योंकि जब इंडिया का आजादी मिली इंडिया को, उसके कुछ साल बाद गोवा को आजादी मिली थी, है ना। वहाँ पे क्या थे, पोर्टुगीज का राज था। तो पोर्टुगीज ने कुछ सालों के बाद गोवा को आजाद किया था। आई थिंक 1960 के आसपास की बात होगी ये, 60s में, मतलब गोवा को आजाद किया गया था। तो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो जो उनके घर वगैरह बने हुए हैं वो किस शैली के बने हुए हैं, पोर्टुगीज शैली के और फ्रेंच शैली के बने हुए हैं। जो आर्किटेक्चर है उनका उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर। इसमें क्या देखोगे आप, इसमें है हमारा जो मॉडर्न इंडिया, यानी कि आजादी के बाद का जो समय है, उसमें जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे, यानी जो इंडियंस थे, है ना, उनके द्वारा जो बनाई गई हैं बिल्डिंग्स, है ना, वो सारी चीजों की बात करते हैं जो कि मॉडर्न इंडिया के कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर में आता है। जैसे जो दिल्ली का लोटस टेम्पल है ना, और वो किसने बनाया है, फरीबोज शाबा। ये इनके कौन थे, लोटस टेम्पल के कौन थे, आर्किटेक्ट थे। इन्होंने इस चीज को बनाया, और देखो किस तरीके से बनाया है कि वो इतना विशाल है। पहली बात तो है ना, लोटस टेम्पल क्या है, वो भी पूरा व्हाइट है। तो एक तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और किस शेप का है, लोटस का है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, लोटस टेम्पल बोलते हैं। लोग वहां पे क्यों आते हैं, मेडिटेट करने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो जब आप अंदर घुसोगे ना, तो वहां पे इतनी शांति है, क्योंकि वो इतना विशाल है। आप घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं किसी और जगह पे आ गए, क्योंकि आप उस गेट के बाहर इतनी हलचल हो रही होती है, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है आपको अंदर जाने के लिए कि आपको शांति बनाए रखनी है। आप बोल नहीं सकते वहां पे, है ना। तो इतनी शांति मिलती है वहां पे, लोग मेडिटेट करते हैं। इसीलिए वो क्या है, टेम्पल है, एक लोटस टेम्पल इसीलिए बोला जाता है उसे, ठीक है ना। उसके अंदर वेंटिलेशन इतना अच्छा है उस जगह का, जो लोटस टेम्पल है उसका वेंटिलेशन इतना अच्छा है कि आपको वहाँ पे कोई पंखा भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसकी जो हाइट है वो इतनी अच्छी है कि वो जो नीचे गर्म एयर रहती है, मतलब हॉट एयर रहती है, वो क्या होती है, ऊपर फ्लोट कर जाती है हल्की होने की वजह से, और वहां से वो पास ऑन कर जाती है। तो वहां पे गर्मी भी नहीं लगेगी आपको। वहां से 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर होगा वो डाउन मिलेगा बाहर से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रिजर्वेशन एंड चैलेंजेस। हमारे प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या क्या जरूरी है ना। हमारे भाई जो अभी तक 500 सालों से चला आ रहा है, तो उसके लिए आज के टाइम में आप देख रहे हो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए एक चैलेंज है। इसके लिए हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसको ऐसा बनाए रखने के लिए ये एक चैलेंज है। जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ना, एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है। जैसे अभी आप देखोगे कि सर्दी आ रही है ना, धीरे धीरे मौसम सर्द होता जा रहा है, और क्या होगा, अभी धीरे धीरे जो पॉल्यूशन है ना वो बढ़ता जाएगा। उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, इन सब की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हवा हो जाएगी ठंडी,
जो गर्म हवा होती है वो तो फ्लोट कर जाती है, ऊपर उठती है और बह जाती है ना। लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है। अब ठंडी हवा नीचे बैठने से क्या होगा, जो उसके अंदर पॉल्यूटेंट कण है, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी नीचे ही रहते हैं फिर। इसीलिए लोगों को अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि आप मास्क लगा के चलो, ताकि थोड़ा बहुत तो फिल्ट्रेशन हो जो भी पॉल्यूटेंट है हमारे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, और इनसे क्या होता है फिर, अब जैसे मानो आप के कोहरा होता है ना। अभी आप यहाँ से चलो, आपको आगरा में तो देखने को नहीं मिल रहा है ये कोहरा, लेकिन अभी आप जाओगे ना, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे हो गए, या फिर दिल्ली हो गया, या नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, इन जगहों पे आप जाके देखो, इतना बुरा हाल हो रखा है कि अभी से सुबह सुबह आप बाहर से अपनी खिड़की से देखोगे तो बाहर को आपको सामने को कुछ नहीं दिखाई देगा, वो भी सुबह के 8 बजे। ठीक है, वो क्या है, वो कोई फॉग नहीं है। फॉग क्या होता है, कोहरा होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है केवल। लेकिन जो इस समय हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, वो क्या हो रहा है, स्मोक हो रहा है। स्मोक क्या होता है, जो कि स्मोक और फॉग, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है स्मोक। ठीक है, जी होता है एंड में, SMOG, यानी कि इसमें स्मोक और जो फॉग है दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा, स्मोक बनेगा। वो उससे क्या है, वो ठंड नहीं होती है, वो ठंड नहीं होती है। उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन के कण जो होते हैं ना, वो ज्यादातर वहीं की वहीं ठहर जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने की ज्यादा दिक्कत इसीलिए आती है कि उनको स्मोक सामना करना पड़ता है, फॉग का सामना नहीं करना पड़ता। फॉग तो अभी आएगा, 1 महीने बाद शुरू होगा शायद, आई थिंक, है ना। लेकिन जो स्मोक है जो अभी से शुरू हो गया है, वो क्या है, वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो जो हमारे जो प्रिजर्वेशन है वो हमें इन्हीं चीजों से करना है। इसका हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमारे, है ना, जो हमारे ट्रेडिशन कल्चर को दिखाने का काम करते हैं, अगर वो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, है ना, ये जो एसिड रेन होती है उससे क्या होता है कि जो अगर सल्फर के कण है जो मतलब क्या बोलते हैं, पर्यावरण में फैले हुए हैं, एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, सल्फर के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, वो रेन हो गई तो वो उसके साथ, रेन के साथ नीचे आ जाते हैं, है ना। लोगों को इचिंग होने लग जाती है, कभी कभी बोलते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, वो इसीलिए बोला जाता है कि जो पॉल्यूटेंट कण होते हैं वो बारिश के साथ गिरते हैं नीचे, तो वो क्या होती है, एक तरीके से एसिड रेन होती है। उससे क्या होता है ना, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। आप अगर भीगते हो उस बारिश में, जो पहली बारिश होती है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है ना। तो उसमें नहीं नहाना चाहिए आपको कभी भी, है ना, ना उसको पीना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो इसके बाद होता है हमारा, ये चैलेंजेस हो गए हमारे। ठीक, इसमें क्या होता है, हमारे जो कंजर्वेशन के क्या है, एफर्ट्स भी चालू हैं इस समय हमारे। क्या किया जा रहा है, जैसे पेरिस समिट होती है ना, पेरिस समझौता हुआ है अभी, उसमें क्या कहा गया है कि 2045 तक या 50 तक सभी देश अपने अपना कार्बन का जो उत्सर्जन है, मतलब कार्बन का एमिशन जो होता है ना, उसको कम करेंगे। कितना परसेंट, कोई कह रहा है कि हम 4% कम कर लेंगे, कोई कह रहा है कि हम 5% कम कर लेंगे, कोई कह रहा है कि हम 10% कम कर लेंगे, है ना। तो ये एक तरीके से क्या किया गया है, ये क्लाइमेट को बचाने के काम किए गए हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या है, हमारे ये प्रिजर्वेशन करने के, कंजर्वेशन करने के, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर हैं आर्किटेक्चर वाले, तो उनको प्रिजर्व करने का ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक, रहता है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया एंशियंट। अब एंशियंट में क्या हो जाता है, सॉरी ये गलत स्लाइड लग गई है यहाँ पे, मौर्यन डायनेस्टी आर्किटेक्चरली, कोई बात नहीं। अब क्या है, ये जैसे एंशियंट इंडिया में कौन सा हेरिटेज आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, इसमें क्या था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी हमने, जो है ना एंशियंट इंडिया में था। इंडिया हैज ए इनक्रेडिबल एंशियंट एंड डाइवर्स हेरिटेज दैट स्पेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। द हेरिटेज encompasses various aspects of life including religion, philosophy, art and architecture, literature and more. India's ancient heritage is a testament to remarkable intellectual, artistic and spiritual achievements of its people over millennia. जो हमारा एंशियंट इंडिया था, है ना, उसमें क्या आपको मिलेगा, रिलीजन्स मिलेंगे, जहाँ से हमारा रिलीजन्स का उदय हुआ है ना। फिलोसफी मिलेगी अलग अलग तरीके की, आर्ट और आर्किटेक्चर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने खूब देखा, जो हमने बताया कि आर्किटेक्चर कितना अच्छा था उनका, कि
ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, स्टोरेज हाउस बने हुए हैं, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, सब कुछ है वहाँ पे, है ना। और वो पशुपति की पूजा भी करते थे, स्पिरिचुअल भी थे वो, है ना, आर्टिस्टिक भी थे वो। अलग अलग तरीके के क्या बनाते थे, बर्तन बनाते थे, कांसे के बर्तन बनाते थे, गोल्ड ज्वेलरी बनाते थे, है ना। ये सारी चीजें आर्टिस्टिक होती हैं। इंटेलेक्चुअल थे कि भाई उन्हें समझ थी, है ना। क्या करते थे वो, रीति रिवाज करते थे वहाँ पे। जो बड़े बड़े बाथ हाउस होते थे वहाँ पे क्या होते थे, स्पिरिचुअल काम किए जाते थे। तो इंटेलेक्चुअल भी थे। लिटरेचर थी, यानी कि जो वैदिक पीरियड शुरू हुआ था उसमें क्या थी, लिटरेचर, हमारे वेद लिखे गए थे, है ना, संस्कृत में। तो ये सारी क्या चीजें हमारी एंशियंट इंडिया की हेरिटेज है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा की एलिमेंट। पहला ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। ये क्या है हमारी, जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन। 7 o'clock. Our next class is about to start. ओके ओके, आप लोग मुझे बता दिया करिए 7 बजे करें। मेरे को दिखता नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं। आज इतना अच्छे से पढ़ाते हो सर, टाइम को पता ही नहीं चलता तो क्या करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलिए मैं अभी तो मैं बता दिया करूंगा। 1 सेकंड आप रुकिएगा। हाँ हाँ, ठीक। मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले लूँ, है ना। सर कल वाली ऑफलाइन क्लास करेंगे? ऑफलाइन क्लास वही सुबह 8 से 10 होगी, ओके सर। और 3 से 5। ओके सर। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर तो बंद हो गई ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। बस 2 मिनट। ये वाली है हमारी CAC, यही थी। सर THM की 2 असाइनमेंट है। एक क्लास में मिलेगा बेटा, जब आपकी 50 मिनट कंप्लीट हो जाएगी ना अभी ऑफलाइन में, तब दिया जाएगा वो। एक बार मैं चेक कर लूँ बस आप लोगों की अटेंडेंस लग गई है कि नहीं, फिर मैं बंद करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स और नहीं। मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेरा लैपटॉप है बहुत पुराना, तो वो हो गया है स्लो। और जैसे ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है ना, तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो सर मुझसे बोल देते, मैं अटेंडेंस ले लेती आज की। नहीं, कोई नहीं, अटेंडेंस होने में टाइम नहीं लगता है। मैं चेक